तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड रूलाई और डाउ मास्टर वो दोनों ही एक साथ हाथ मिलाते हैं और दोनों ही यान इंपरर को मारने के लिए फौरन से यान कांग किंगडम की टेरिटरी में आ पहुंचते हैं। वहां पर इंपरर यान फेंग उन लोगों को पहले से ही पहचान जाता है कि ये लोग उसके दुश्मन हैं, मगर उसके बावजूद भी वो उन लोगों को वहां पर अच्छी तरह से ट्रीट करता है और वो लोग वहां पर कोई लड़ाई शुरू नहीं करते, बल्कि पहले तो बातों के जरिए ही उस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड रूलाई और डाउ मास्टर उसे समझाते हैं कि उसकी गलती की वजह से हेवन गुस्से में है और ये सारा डिजास्टर भी उनकी वजह से आया हुआ है। मगर एम्परर कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूं ये हेवन का गुस्सा नहीं, ना ही ये हेवन डिजास्टर है, बल्कि ये ह्यूमन मेड डिजास्टर है। वो एक ऐसे सेक्ट का नाम लेता है जो कि बादलों में कहीं छुपा हुआ है और वही ये सब कुछ कर रहा है। मगर वो लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग फिर लड़ने के लिए फौरन से उस जगह से काफी दूर चले जाते हैं। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मोशन वो ये बात जानता था कि अब वहां पर लड़ाई शुरू होने वाली है, इसीलिए वो फौरन से अपने किलिंग ड्रैगन के साथ फुल स्पीड से वहां पर जा रहा होता है। मगर क्योंकि उसका किलिंग ड्रैगन बहुत लंबा सफर तय कर चुका था, तो इसीलिए वो भी काफी थक चुका था, अब वो भी हार मानने लगा था। और अगले सीन में हमें दोबारा से इंपीरियल मास्टर को दिखाया जाता है। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अभी वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ था। जब वो यानकांग बॉर्डर के करीब आ पहुंचता है तो वो लड़की उससे कहती है कि यानकांग किंगडम पर इस तरह का डिजास्टर नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि मेरा यानकांग वो डाशू की तरह बन जाए। इतने में वो लोग उस बॉर्डर के बिल्कुल पास आ पहुंचते हैं और वो लड़की उसे बताती है कि यानकांग किंगडम का बॉर्डर है। लगता है कि शायद यहाँ पे मौजूद सोल्जर्स ने स्नो को पहले से ही क्लियर कर दिया है। जबकि इंपीरियल मास्टर कहता है कि ये स्नो तो कंटिन्यूसली गिरती जा रही है, आखिर इसका सोर्स क्या है उसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। वो उस लड़की से कहता है कि मैं डीमन एंड गॉड्स के बारे में जानता हूँ, वो कभी मरते नहीं है, ना ही वो लोग जो कि गॉड्स और डीमंस का नाम यूज करते हैं वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज आते हैं। ये कहने के बाद वो फौरन से ऊपर की तरफ उड़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है, जबकि उसकी वाइफ को अब उसकी थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी। मगर जहां तक बात इंपीरियल मास्टर की होती है, वो अपनी स्पीड को बढ़ाते ही जा रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा एयर प्रेशर को फील करना पड़ रहा था, मगर उसके बावजूद भी उसे मालूम था कि उसे क्लाउड से ऊपर जाकर एक मर्तबा देखना ही होगा कि वहां पर चल क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही इंपीरियल मास्टर क्लाउड से ऊपर निकलता है तो उसका ऑरा ही शानदार होता है। वो क्लाउड्स को चीरते हुए ऊपर की तरफ निकल आता है और उसे वो जायंट बॉडी दिखाई देती है जो कि एक गॉड की तरह दिख रही होती है। और उसे देखते ही इंपीरियल मास्टर कहता है कि अच्छा, तो ये सारा किया कराया तुम लोगों का है, तुम ही वो लोग हो जिन लोगों ने यानकांग किंगडम के ऊपर ये कभी ना खत्म होने वाला डिजास्टर अपीयर किया है। पर मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ तुम लोग कर रहे होगे। जबकि यहाँ पर नीचे हमें दिखाया जाता है, वो डाउ मास्टर कहता है कि एम्परर गॉड्स वो बाय नेचर गॉड्स होते हैं और उन्हें ग्रेट डाउ से शेप्ड किया जाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा से नेचर को ही फॉलो करते हैं। मगर जहां तक बात हम लोगों की है तो हम लोग कल्टीवेटर्स हैं और हम लोग गॉड्स की प्रिमोडियल एनर्जी से ही बने हुए सीक्रेट बीइंग्स हैं। और जब डिवाइन पावर्स वो चेंज हो जाती है तो डिवाइन लॉज भी चेंज हो जाते हैं, और जब डिवाइन लॉज चेंज हो जाते हैं तो डाउ अपने आप ही चेंज हो जाता है। और मैं बता दूं कि जब डाउ चेंज हो जाएगा तो हेवन एंड अर्थ अपने आप ही चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर लॉर्ड रूलाई उससे कहता है कि तुमने खुद देख लिया है कि डाउ चेंज होने से हेवन एंड अर्थ में किस तरह का चेंज आया है, और ये सिर्फ तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने हेवन के गुस्से को ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से सब लोगों को ये पनिशमेंट भुगतनी पड़ रही है। मगर वो लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। जबकि यहाँ पर एक मॉन्क चिल्लाते हुए कहता है कि उस इंपीरियल मास्टर के रिफॉर्म्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम लोग उन रिफॉर्म्स की खातिर गॉड्स की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो इंपीरियल मास्टर गॉड से भी ज्यादा बढ़कर है। मगर यहाँ पर माउंट टाई का वो जनरल कहता है कि हम लोग नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तुम लोगों ने इन रिफॉर्म्स को सिर्फ सरफेस से देखा है, मगर उसकी गहराई में जाकर उसे नहीं देखा, इसलिए तुम लोगों को इन रिफॉर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और जहां तक बात तुम लोगों की कल्टीवेशन की है तो तुम लोग अब भी कल्टीवेशन में बहुत ही पीछे हो। ये सुनकर वो मॉन्क चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अंधे हो गए हो और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है।
हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाओ मेथड्स के जरिए ही गॉड्स को अच्छी तरह से रियलाइज कर सकते हैं और गॉड नॉलेज के जरिए ही हम लोग गॉडहुड को भी अचीव कर सकते हैं। अगर इसे अचीव करने का कोई सबसे अच्छा मेथड है तो वो ये है कि हर वक्त माउंटेन पर गॉड्स के आगे जाकर झुकें और उनकी ही प्रे करें। मगर यहाँ पर एम्परर यान फेंग उन लोगों से बताता है कि मेरे ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं ये सारे के सारे अपनी अपनी जॉब्स को बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। यूं समझ लो कि ये सभी अपनी अपनी फील्ड्स के गॉड्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतनी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं कि जितनी तुम लोगों ने कभी सोची भी नहीं होंगी। और तुम लोगों को क्या लगता है कि डिवाइन गॉड्स ही रियल गॉड्स होते हैं? अगर हमारे पास डिवाइन एबिलिटीज हैं और उनके जरिए हम वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं जो कि गॉड्स को निभाने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ही ट्रू गॉड्स हैं। मगर यहाँ पर डाओ मास्टर कहता है कि क्या तुम लोग इस तरह लेबर्स की तरह काम करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए खुद को गॉड बना पाओगे? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोग अब हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट की टीचिंग्स को अप्लाई करने लगे हो। शायद तुम लोग अब कॉमन पीपल्स के लिए नए नए टूल्स क्रिएट करके उन लोगों को तुम इस तरह दिखाना चाहते हो कि जैसे तुम ही उनके गॉड्स हो। इस तरह वो बेवकूफ लोग तो रियल गॉड्स की भी डिसरेस्पेक्ट करते हैं। माफ कीजिएगा पर शायद मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, पर मुझे लगता है आप हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट से मिल चुके हैं और आप लोग अब उनकी टीचिंग्स पर अमल करने लगे हैं। और वैसे भी आप ऑलरेडी इंपीरियल मास्टर के मेथड्स को ही फॉलो कर रहे हैं और उसके रिफॉर्म्स को किसी सूरत आप हटाने को तैयार नहीं है। मगर यहाँ पर एम्परर यान फेंग उन लोगों से कहता है, अगर मैंने हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट को ज्वाइन कर लिया होता तो यकीन जानो कि आज मैं यानकांग किंगडम के साथ साथ हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का भी मास्टर होता। बात सुनकर तो वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये बंदा आखिर बात क्या कर रहा है। मगर यहाँ पर लॉर्ड रूलाई और डाओ मास्टर उससे कहते हैं कि क्योंकि तुमने ऑलरेडी डिमोनिक पाथ को चूज कर लिया है और उसमें तुम काफी आगे बढ़ चुके हो, तो इसलिए अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अपने सारे ही कल्टीवेटर से कहता है कि सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम लोगों ने यानकांग किंगडम के एम्परर को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर देना है। ये सुनते ही सारे ही कल्टीवेटर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर वो जनरल्स एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ बैरियर बना लेते हैं और यहाँ लड़ाई शुरू होने वाली होती है। इतने में एम्परर को और बाकी लोगों को कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग फौरन से अपनी लड़ाई को रोक देते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक कैरेज जा रहा है। ये देखते ही सब लोग फौरन से अपना ऑरा छुपा देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो लोग वहां पर कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। और वो बंदा जो कि कैरेज लेकर जा रहा था वो देखता है कि यहाँ पर एक खतरनाक लड़ाई होने वाली है, तो वो फौरन से उस बैल को रस्सी से मारते हुए भगाने की कोशिश करता है और जल्दी से निकल जाता है। जिसके बाद सब लोग दोबारा से लड़ने के लिए अपनी एनर्जी चार्ज कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इससे पहले कि वो लोग दोबारा से लड़ते, अचानक फिर से एक और जानवर की आवाज आती है और वो लोग दोबारा से लड़ाई रोक देते हैं। और इस मर्तबा भी एक कैरेज होता है और उसके साथ एक बहुत ही बड़ा बुल होता है जो कि उनके बीच से होकर गुजर रहा था। मगर वो बंदा जब इतने लोगों को देखता है तो वो भी डर जाता है और फौरन से अपने बुल को भगाते हुए वहां से ले जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डाओ सेक्ट और मास्टर रूलाई वो लोग फौरन से ऊपर आ जाते हैं और उन्हें लगा कि अब लड़ाई ऊपर से ही शुरू की जाए। मगर इससे पहले कि वो लोग अब लड़ाई शुरू करते और किसी साइड से कोई अटैक किया जाता, इससे पहले ही वहां पर फिर से कोई बंदा टांग अड़ाता है और वो लोग देखते हैं कि वहां पर अब भी एक कैरेज बाकी है जो कि अभी वहां से गुजरना है। इसीलिए वो लोग दोबारा से अपना ऑरा छुपा देते हैं और उस कैरेज को भी वहां से गुजरने देते हैं ताकि किसी भी आम इंसान को उस लड़ाई में चोट न लगे। मगर हमें दिखाया जाता है इस मर्तबा जो कैरेज आता है वो नॉर्मल कैरेज की तरह नहीं होता। ये कैरेज बिल्कुल अलग तरह का कैरेज होता है। उसमें बैठा हुआ एक शख्स बड़े ही मजे के साथ सिगार पी रहा होता है। उसे मालूम होता है कि सामने पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी वो बिल्कुल मजे के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। उसके पीछे मौजूद लेडी के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग यहाँ पर खुद जानबूझकर आए हैं। और जैसे ही वो उस कैरेज से कपड़ा हटाती है तो हमें पावरफुल एनर्जीज ऊपर जाते हुए दिखाई देती हैं, जिससे वहां पर फॉर्मेशंस एक्टिवेट होती हैं और देखते ही देखते
हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें वहां पर देखकर यहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके होते हैं कि अचानक से हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया। यहाँ हमें लेफ्ट एंड राइट धर्मा प्रोटेक्टर्स को भी दिखाया जाता है। वो लोग असल में यहाँ पर एम्परर यान फेंग का साथ देने के लिए आए थे ताकि लड़ाई में वो लोग उनका साथ देकर किसी तरह एम्परर यान फेंग को बचा सकें। और यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट धर्मा प्रोटेक्टर वो सब लोगों के सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मैं हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का लेफ्ट धर्मा प्रोटेक्टर हूँ, मेरा नाम है कॉन्ग लिंगशियान। जिसके बाद यहाँ पर राइट धर्मा प्रोटेक्टर आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम है शूबी और मैं भी हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट की राइट धर्मा प्रोटेक्टर हूँ। ये सब देखने के बाद यहाँ पर वो डाओ मास्टर कहता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेज को देखा था जिसमें एक ऑक्स था और 2 लोग मौजूद थे, मगर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि उस छोटे से कैरेज के अंदर इतने ज्यादा लोग छुपे हुए होंगे। वाकई में मान गए हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि एंट्री किस तरह ली जाती है। मगर यहाँ पर लेफ्ट धर्मा प्रोटेक्टर वो कहता है कि हम लोग हमेशा से ही इस तरह की ट्रिक्स प्ले करते रहते हैं क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया में ट्रेवल करते हैं और हर जगह हमारे लोग मौजूद होते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आई तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। असल में हमारा एम्परर वो न्यू ईयर पर अपने घर गया हुआ था तो उसने हमें कहा था कि हमें एम्परर यान फेंग की देखभाल करनी है ताकि उसकी लाइफ को सिक्योर रखा जा सके। और क्योंकि इस वक्त एम्परर की जान को खतरा है तो हम लोग यहाँ पर चुप करके कैसे बैठ सकते हैं। मगर यहाँ पर एम्परर खुद काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सब कुछ किसने अरेंज किया है, क्या ये सब मेरे ही इंपीरियल मास्टर्स में से किसी ने किया है। जबकि हमें यहाँ पर मोशन को दिखाया जाता है जो कि उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर उसे जो एनर्जी फील हो रही थी वो काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की थी। और वो कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ वहां से जो एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टिवेटर्स की है। मगर एम्परर को यहाँ पर दिखाई देता है कि 2 और लोग एंट्री लेने वाले हैं और उसके पीछे मौजूद फॉर्मेशन से 2 किंग्स अपीयर होते हैं जो कि असल में हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के जेड किंग्स होते हैं। पहले ये 3 हुआ करते थे मगर क्योंकि क्राउन प्रिंस ने एक को मरवा दिया है तो इसलिए अब बाकी 2 रह गए हैं। और आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सवाल है, नया थर्ड जेड किंग कौन है? मोशन ने ऑलरेडी एक थर्ड जेड किंग को सिलेक्ट कर लिया था, आप लोगों ने बताना है कि वो बंदा कौन है। वो जेड किंग आते हुए कहते हैं कि हमारे एम्परर ने एम्परर यान फेंग की जान हमारे हवाले कर दी है तो अब हम लोग एम्परर की जान को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी एम्परर यान फेंग को मारने की कोशिश की या उसे नुकसान पहुंचाया तो फिर हम लोग अपने एम्परर को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आज हम लोग एम्परर यान फेंग को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझेंगे और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो वो उसकी जिंदगी है। यहाँ पर वो डाओ मास्टर कहता है कि यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट धर्मा प्रोटेक्टर्स हैं और उसके अलावा 2 जेड किंग्स मौजूद हैं और 10 धर्मा गार्डियंस भी मौजूद हैं। ये सब के सब लोग एक साथ मिलकर एम्परर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनके अलावा यहाँ पर 16 डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टिवेटर्स भी आए हुए हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि यंगर जनरेशन वो इतना आगे निकल चुकी होगी। सच में अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आना मेरा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। जिसके बाद लॉर्ड रूलाई कहता है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन लोगों ने खुद अपने घर पे आग लगाई है तो अब उन लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। उन्हें पता चलना चाहिए कि बीच में टांग अड़ाना कैसा होता है। यहाँ पर जनरल टियानसी कह रहा होता है कि इन लोगों के पास कम से कम भी 30 के करीब डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टिवेटर्स हैं और जहां तक बात हम लोगों की है हम टोटल 7 लोग हैं और एक एम्परर खुद है। और जहां तक बात हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट की है तो उनके साथ मिलकर भी हम लोग टोटल 24 डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टिवेटर्स होंगे, यानी कि अब भी हम लोग उनसे कम हैं। ये लड़ाई सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यहाँ पर उन लेजेंडरी कल्टिवेटर्स में से एक कहता है कि लगता है इंपीरियल कल्टिवेटर्स ने अपने आप को हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के हवाले कर दिया है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों ने इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना। सबसे पहले तो हम लोगों ने इन कल्टिवेटर्स का सफाया करना है। ये कहने के बाद वो सारे के सारे लोग अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और अपनी पावर्स को फुली एक्टिवेट कर देते हैं। जबकि हम लोग डाओ मास्टर को देखते हैं वो जैसे ही नीचे आता है तो उसके नीचे आने से एक जोरदार एनर्जी प्रेशर क्रिएट होता है और वो अपने फिंगर को गोल गोल घुमाते हुए वहां पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता है जो कि एम्परर और बाकी लोगों को चारों तरफ से कवर कर लेता है। और डाओ मास्टर
एम्परर उसी सर्कल को फिर यिन यांग डायग्राम में कन्वर्ट करता है, जिससे वो एम्परर को बाकी लोगों से दूर करने के लिए उन सब लोगों को वहां से टेलीपोर्ट करके दूर पहुंचा देता है। इस तरह वहां पर एम्परर अकेला रह गया था। ये देखते ही जनरल टियानसी और बाकी लोग दोबारा से एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं, मगर इससे पहले कि वो पहुंचते लॉर्ड रूलाई अपनी चाल चल लेता है और हमें दिखाया जाता है वो फौरन से अपने एक सीक्रेट ट्रेजर को समन करता है, जिसकी वजह से वो एम्परर के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी हैंड वॉल्स खड़ी कर देता है। ये हैंड वॉल असल में बुद्धा पाल्म्स होती हैं और वो सब लोगों को वहां करीब आने से रोक लेती हैं और हमें दिखाया जाता है लॉर्ड रूलाई उन बुद्धा पाल्म्स के जरिए बहुत ही आसानी से उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को एक एक करके इतना जोर से हिट करता है कि वो सारे ही वहां से बहुत ही दूर जा गिरते हैं। इस तरह वो लोग उस बैरियर के अंदर नहीं आ पाते और एम्परर बिल्कुल अकेला रह जाता है और वो उस डायग्राम के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद था, जबकि उसके दोनों तरफ वो दोनों मास्टर्स मौजूद थे। और यहाँ पर जनरल टियानसी देखता है कि पीछे बहुत सारे डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टीवेटर्स उनका रास्ता रोकने के लिए वहां पर आ गए हैं, मगर उसे एम्परर की जान की ज्यादा परवाह थी। वो फौरन से डिमोनिक कल्ट के लोगों से कहता है कि फौरन से हम लोगों को टेलीपोर्ट करके एम्परर के पास पहुंचा दो, मगर वो लोगों से बताते हैं कि लॉर्ड रूलाई ने वहां पर एक बैरियर बना रखा है, जिसकी वजह से वो लोग उस बैरियर के अंदर नहीं जा पाएंगे। ये सुनते ही माउंट टाई का वो मास्टर कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग उस बैरियर को तोड़कर अंदर जाएंगे। मगर यहाँ पर उनके सामने भी कुछ कल्टीवेटर्स होते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि तुम लोग इस बैरियर को कैसे तोड़ते हो। ये कहने के बाद वो सारे के सारे फौरन से वहां पर एक पावरफुल एनर्जी के जरिए एक और बैरियर बना लेते हैं ताकि वो लोग उस बैरियर से बाहर ना जा सकें और उन एम्परर्स की लड़ाई को किसी भी तरह ज्वाइन न कर सकें। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जब उन कल्टीवेटर्स की आपस में लड़ाई शुरू होती है तो वहां पर एक छोटे से ग्राउंड के अंदर अब इतने ज्यादा लोग होते हैं तो हर जगह फिर मार धाड़ और खून खराबा होना शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो पूरा का पूरा ग्राउंड ही आग और पानी से भर गया होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों तरफ से भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है, हर तरफ से एनर्जी एनर्जी फील हो रही होती है और जो बंदा अपने सामने जिस कल्टीवेटर को देखता है उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और बेगर क्रान का यहाँ पर वो मास्टर माउंट टाइसेक के मास्टर से फाइट करने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो दोनों ही सेम लेवल के वॉरियर्स होते हैं, तो इसीलिए दोनों को इस फाइट को एंड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था। जबकि दूसरी तरफ कुछ और कल्टीवेटर्स वो सीधा जनरल टियानसी के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, तो जनरल टियानसी कहता है कि ये लोग पहले से ही पूरी तैयारी करके आए हैं, इसका मतलब ये है हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। वो उन कल्टीवेटर्स के अटैक्स को अपने उस वेपन के जरिए रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कल्टीवेटर्स उसके बावजूद भी उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर जनरल टियानसी वो कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं था, वो एक जनरल है और हेवनली जनरल को फेस करना इतना आसान नहीं होता है। वो अपने एक एक हाथ से दो दो वॉरियर्स को हैंडल कर रहा होता है और अपना पूरा जोर लगाते हुए वो दोनों को अपने आप से दूर हटा देता है और अपने वेपन के जरिए उनकी बॉडी पर इतना जोर से वार करता है कि उनकी बॉडी जब उस वेपन से टकराती हैं तो उनकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। जनरल टियानसी ने दोनों के दोनों वॉरियर्स को अपने आप से काफी दूर धकेल दिया होता है। और दूसरी तरफ हमें डाओ सेक्ट के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, वो लोग यहाँ पर धर्म प्रोटेक्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उसके लिए वो लोग अपनी शॉर्ट टेक्निक पर रिलाय कर रहे थे। जबकि धर्म प्रोटेक्टर उनके अटैक को रोकती है तो दूसरा धर्म प्रोटेक्टर फौरन से वहां पर कुछ ऐसे पोर्टल्स क्रिएट करता है कि जिसके जरिए वो हर जगह रेड फ्यूम को ले आता है और उन रेड फ्यूम्स के जरिए वो तीनों के तीनों मास्टर्स को एक जगह लॉक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है। यहाँ धर्म प्रोटेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरह से अपने कॉम्बिनेशन के साथ एक एक वॉरियर को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। उनके कंबाइन अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कैलकुलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से दुश्मनों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो कब क्या करने वाले हैं। इतने में अचानक राइट धर्म प्रोटेक्टर कहती है फौरन से एरे क्रिएट करो और इन सभी बेवकूफों को जलाकर राख कर दो। इतना कहने की ही देर थी कि वहां पे मौजूद वो सारे कल्टीवेटर्स एक साथ ही एक बहुत बड़ा एरे क्रिएट कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो एरे इतनी पावरफुल एनर्जी बॉल क्रिएट करता है कि
उस एनर्जी बोल्ट से बचने के लिए वो लोग फौरन से हवा में ऊपर जाते हैं और अपने यिन यांग डायग्राम के जरिए 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन को यूज करते ही उस जगह सोर्ड्स की बौछार कर देते हैं। इस तरह दोनों ही अटैक जब एक दूसरे से आकर टकराते हैं तो बहुत ही जोरदार धमाका होता है और ये धमाका इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है कि वो एनर्जी कई मील दूर तक मोशन को फील हो रही होती है और वो कहता है कि ये पावर तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टीवेटर से रिलीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां डिवाइन ब्रिज रियलम के कल्टीवेटर्स की जंग छिड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ग्रेट शियांग सिटी की बैटल से भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की बैटल हो रही है। वो किलिंग ड्रैगन से कहता है फौरन से अपनी स्पीड बढ़ाओ, जबकि वो ड्रैगन कहता है मास्टर मैं ऑलरेडी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैंने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। मगर मोशन अच्छी तरह से जानता है कि ये ड्रैगन की पूरी पावर नहीं है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे वहां पर जल्द से जल्द पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें पेट भर के क्रिम्सन पिल्स खिलाऊंगा। ये सुनते ही किलिंग ड्रैगन की जान में जान आ जाती है और वो दोबारा से अपनी स्पीड बढ़ा देता है। और अगले सीन में हमें 3 बड़े डोमेन्स दिखाए जाते हैं। एक में तो एम्परर उन 2 लॉर्ड्स के साथ फाइट कर रहा होता है, मगर दूसरी तरफ बाकी 2 डोमेन्स में 2 अलग अलग सेक्ट्स होते हैं। और यहाँ पर एम्परर वो उन दोनों के दोनों सेक्ट मास्टर से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग कल्टीवेशन के पीक पे आ चुके हो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल वो डिवाइन ब्रिज रियलम के पीक पे है, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं अकेला तुम दोनों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। मगर जहाँ तक बात 1-on-1 बैटल की है तो तुम में से कोई भी अकेला मेरे साथ बैटल नहीं कर सकता, ना ही तुम में से कोई एक बंदा अकेला मुझे यहाँ पर ज्यादा देर रोक सकता है। मुझे बस तुम दोनों से सिर्फ एक सवाल पूछना है। तुम दोनों अपने सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल हो और तुम लोगों की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट भी है, मगर मुझे सिर्फ पूछना यह है कि आखिर ऐसी कौन सी पावरफुल एंटिटी है जिसने तुम दोनों को मजबूर कर दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लो और एक साथ मिलकर मुझे मारो। मगर लॉर्ड रूलाई उसे कहता है कि एम्परर तुमने हेवन रूल्स को ब्रेक किया है। और डाओ एंसेस्टर भी उससे कहता है कि हम लोग डाओ कल्टीवेटर सिर्फ और सिर्फ नेचर को फॉलो करते हैं, अगर कोई शख्स फॉलो नहीं करता तो हम उसकी जगह कोई नया ले आते हैं। ये बातें सुनने के बाद एम्परर को थोड़ा सा आइडिया होने लगता है कि वो लोग मेरी जगह एक नया एम्परर लाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि उसके अपने ही क्राउन प्रिंस ने ये सारी प्लानिंग की है, क्योंकि उसकी जगह सिर्फ वही बंदा ले सकता है और वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। सोचा भी नहीं था कि वो इतने लंबे टाइम से ये सारी प्लानिंग्स कर रहा होगा। वाकई मान गया मैं, वो मेरा ही बेटा है और मैंने बिल्कुल सही बंदे को चुना है। इतना कहने के बाद वो फौरन से अपनी 9 ड्रैगन पावर को अवेकन करता है तो उसकी बॉडी से बहुत सारे गोल्डन ड्रैगन्स रिलीज होते हैं जो कि उन दोनों ही मास्टर्स पर अटैक करते हैं। तो वो दोनों ही मास्टर्स उनसे बचते हुए फौरन से पीछे को हटते जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन हेवनली ड्रैगन इतना बड़ा होता है और इतना खतरनाक होता है कि पूरे यिन यांग डायग्राम को कवर कर लेता है। यहाँ तक कि वो डाउ मास्टर पर जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो वो डाउ मास्टर उसके सामने एक छोटा सा निवाला होता है, मगर उस डाउ एंसेस्टर में भी इतनी पावर होती है कि वो अपनी डाउ एनर्जी के जरिए उस ड्रैगन के चिथड़े उड़ा देता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डाउ मास्टर और एम्परर यान फेंग दोनों ही अपनी सोर्ड्स के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आते हैं और वो दोनों ही उस बैरियर के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं और जैसे ही एक दूसरे से आकर टकराते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड रूलाई जब उन्हें इस तरह लड़ते हुए देखता है तो वो अपने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन से एम्परर के ऊपर अपनी बुद्धा पाल्म का अटैक कर देता है। ये देखती ही डाउस मास्टर वहां से भाग जाता है, मगर एम्परर यान फेंग अपनी ड्रैगन टेक्निक के जरिए उस जायंट हैंड को ही अपने ड्रैगन्स के साथ लॉक करते हुए पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर लॉर्ड रूलाई पर हमला करने के लिए अपने कुछ गोल्डन क्लोन्स को भेज देता है। और वो सारे क्लोन्स फौरन से उसके पास जाते ही मल्टी बुद्धा हैंड टेक्निक को जनरेट कर लेते हैं। ये देखते ही लॉर्ड रूलाई उसे रोकने के लिए यहाँ पर अपनी मल्टीपल गॉड बुद्धा पावर को यूज करते हुए एम्परर को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद लॉर्ड रूलाई उससे कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि एम्परर आपने इतने ज्यादा डाउ आर्ट और डिवाइन टेक्निक्स को अच्छी तरह से मास्टर कर रखा होगा। न सिर्फ अपने डाउ सेक की सोड आर्ट को बल्कि मेरे थंडर साउंड सेक के फाइटिंग स्किल्स को भी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। देखने के बाद यहाँ पर डाउ सेक का मास्टर एक और सोड टेक्निक जनरेट करने लगता है और वो कहता है कि सोचा भी नहीं था कि
एम्परर के पास इस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक होगी जो कि हमारे डाओ सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ औरतें ही प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये देखने के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एम्परर यान फेंग अपने हाथों से एक आइस स्वॉर्ड जनरेट कर लेता है और स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने के लिए वो अपनी ड्रैगन पावर को यूज कर रहा होता है, जिसके जरिए वो डाउस मास्टर की सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसने जो क्रेन बर्ड जनरेट किया था वो क्रेन बर्ड भी वहीं पर ही उन स्वॉर्ड्स के हाथों मारी जाती है। ये देखने के बाद जनरल टियानसी कहता है कि एम्परर वो अपनी 9 हेवन ड्रैगन पावर को बिल्कुल पीक पे ला चुका है और एम्परर यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से थोड़ा सा वीक फील करने लगा था और ऊपर से उसके वो डिवाइन क्लोन्स भी यूज हो रहे थे। ये देखते ही लॉर्ड रूलाई फौरन से उसके पास आ पहुंचता है और उस पर अपने हैंड्स के जरिए एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। क्योंकि एम्परर यहाँ पर थोड़ा सा वीक पड़ गया था तो इसीलिए उस पर कुछ अटैक्स डायरेक्ट हिट हो रहे होते हैं और लॉर्ड रूलाई उससे कहता है कि दुनिया जानती है कि इंपीरियल मास्टर ने डाओ को पूरी तरह से मास्टर कर रखा है, मगर वो लोग इंपीरियल मास्टर को नहीं जानते, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एम्परर यान फेंग को जानते हैं। इतना कहते ही वो उसे अपनी पाल्माटिक से जैसे नीचे पुश करता है तो नीचे डाउ मास्टर खड़ा हुआ होता है और वो भी अपने पाल्माटिक करने की कोशिश करता है। ये देखते ही एम्परर यान फेंग उसे भी अपने एक हाथ से रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ से लॉर्ड रूलाई को भी अपने एक हाथ से रोकता है, जिसके बाद डाओ मास्टर उससे कहता है एम्परर तुम ऑलरेडी एक ग्रैंड लेवल के मास्टर बन चुके हो, तुम चाहो तो अपना एक अलग से सेक्ट बना सकते हो, मगर तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों ही उसे जोर से पुश करते हैं। ये देखने के बाद एम्परर यान फेंग वो अपनी पावर को पूरी तरह से चार्ज करते हुए उसे बिल्कुल पीक पे ले आता है और एक जोरदार धमाके के साथ उन दोनों के दोनों मास्टर्स को अपने आप से दूर हटा देता है और हम देखते हैं एम्परर यान फेंग की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और वो उन दोनों मास्टर्स को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसकी स्वॉर्ड में हम उन दोनों मास्टर्स को देखते हैं। जबकि यहाँ पर मोशन अब भी काफी ज्यादा दूर होता है और वो उस ड्रैगन से कहता है कि अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ाओ, मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।